हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजू हब में। साथियों, आज हम जो आपका फिफ्थ टेस्ट हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, 17 नवंबर के दिन ये पेपर हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं इस पेपर में। आइए एक बार चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न था वो ये रहा। मित्रों, राणा कुंभा से ये प्रश्न पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है राणा कुंभा से, देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन का हमें यहाँ पर चुनाव करना है। विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय की स्मृति में करवाया गया था, बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के बीच में करवाया है। विजय स्तंभ में ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। विजय स्तंभ जो है मूल नाम उसका कीर्ति स्तंभ माना जाता है। ठीक है जी। और इसमें मित्रों जो कुल मंजिलें हैं वो 9 मंजिला ये स्तंभ बना हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो शिल्पी है विजय स्तंभ का वो मंडन रहा है, और इसका जो वास्तुकार है वो जैता रहा है। जैता के इसमें 4-5 पुत्र भी इन्वॉल्व रहेंगे, वो भी काम करवाएंगे यहाँ पर, जैसे नापा है, पोमा है, पूंजा है, गणेश है, बलराज है। ठीक है जी। जो विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल है उस पर जैता की मूर्ति लग रही है और पुत्रों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है जी। कुल अगर ऊंचाई पूछ ली जाए, कुल ऊंचाई विजय स्तंभ की 122 फीट है। अगर कुल चौड़ाई पूछ ली जाए तो 30 फीट है। अगर आपसे कुल मंजिल पूछ ली जाए तो 9 मंजिल है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है, तो हम कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है साथियों, विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह भी लिखा हुआ है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 के दिन 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। आप सभी लोग इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना अजमेर जो है उसका प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। ठीक है, ये विजय स्तंभ से प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल, विजय स्तंभ मालवा विजय की स्मृति में इसका निर्माण हुआ है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, बिल्कुल ठीक है जी। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिल। सॉरी, आगे पढ़ते हैं, अपन देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर द्वार राजा जसवंत सिंह द्वारा, अच्छा, पुनरुद्धार राजा जसवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उद्धार धूर्णी कला निधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ गोविंद मंडन के हैं, बिल्कुल सही है ये तो। रणकपुर के चौमुखा मंदिर आदिनाथ जी मंदिर का निर्माण दीपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ, बिल्कुल सही है। साथियों, विजय स्तंभ का जो पुनः निर्माण है, याद रखिएगा, इसकी जो 9 मंजिल है ना, ये 9 मंजिल, इस ऊपर की 2 मंजिलों पर यानी कि 9वीं पर और 8वीं मंजिल पर क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त होता है विजय स्तंभ, और फिर इसका पुनः निर्माण करवाते हैं। साथियों, विजय स्तंभ का जो पुनः निर्माण करवाया गया है वो करवाया गया है राणा स्वरूप सिंह द्वारा। राणा स्वरूप सिंह जी द्वारा इसका पुनः निर्माण करवा दिया गया। दोस्तों, इस विजय स्तंभ की जो ये 9वीं मंजिल है, इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, इस पर स्थित थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। याद रखिएगा आप, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित थी। ठीक है जी। तो अपना ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, तो अपना जो सही उत्तर है वो हो गया क्या मित्रों? अपना यहाँ पर बी जो सही उत्तर है वो अपन ने यहाँ पर उसको चूज कर लिया है। ठीक है जी, ये हुआ। ध्यान दीजिएगा इधर, किसका जो पुनः निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? अ, राणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था, जबकि हमें दे रखा है जसवंत सिंह। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो, अगर थोड़ा जटिल प्रश्न एग्जामिनर बनाता है विजय स्तंभ को टच करके, तो वो पूछता है उसके उपनाम, और उपनामों में भी ये पूछता है कि किस विद्वान ने क्या कहा है विजय स्तंभ के बारे में। जैसे आपसे पूछेगा डॉक्टर सीमा राठौड़ ने विजय स्तंभ को क्या कहा है, तो आप कहोगे संगीत की भव्य चित्रशाला। गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को क्या कहा है?
लोक जीवन का रंगमंच। डॉक्टर ओझा ने विजय स्तंभ को क्या कहा है साथियों? डॉक्टर ओझा जी विजय स्तंभ को कहते हैं कि ये तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है, मूर्तियों का अजायब घर है। ठीक है। अच्छा, फर्ग्यूसन एक महोदय हैं, फर्ग्यूसन इस विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से करते हैं। कर्नल टॉड ने जब विजय स्तंभ को देखा तो विजय स्तंभ के बारे में कह रहे हैं कर्नल टॉड कि ये दिल्ली की कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। एक उपेंद्र नाथ डे है, उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ के बारे में कहा है कि भाई ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण मेरे अकॉर्डिंग तो ये विष्णु ध्वजगढ़ है। विजय स्तंभ को अंग्रेजी में विक्ट्री टॉवर भी कहते हैं साथियों, जय स्तंभ कहते हैं, कीर्ति स्तंभ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए कला संस्कृति से ये प्रश्न पूछा गया है और हमें यहाँ पूछ ली गई हैं क्या, हवेलियां पूछ ली गई हैं शायद। हाँ बिल्कुल, सुम्मिलित निम्नलिखित में से सुम्मिलित नहीं है, यानी कि ये जो है इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो अपनी हवेली से मैच नहीं खाता है, मिलता नहीं है। पढ़ो जी, पढ़ते हैं। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, बिल्कुल सही है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में बिल्कुल सही है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। कच्छावतों की हवेली बीकानेर, बिल्कुल सही है। नाथूराम पौद्दार की हवेली मित्रों बिसाऊ झुंझुनू में है। नाथूराम पौद्दार की जो हवेली है यहां पर गड़बड़ हो गई। नाथूराम पौद्दार की जो हवेली है वो कहां पर है? बिसाऊ में। कहां पर स्थित है? बिसाऊ में। और अपना ये बिसाऊ कहां पड़ता है? ये झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, हवेली अपन ने यहाँ देख लिया, अपन ने इसको सही भी यहाँ पर लिख लिया है, तो अपना जो सही उत्तर है वो क्या हो गया? डी हो गया, है ना? याद रखिएगा ये। तो यहाँ पर जो उदयपुर है, उदयपुर नहीं है, क्या है? बिसाऊ झुंझुनू है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ साथियों, देखिए रणथंबोर के शासक हम्मीर देव की किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई, प्रथम बार भिड़ंत हुई? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है आपसे, है ना? मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपने ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लगा दिया होगा इसका क्या। अच्छा, गड़बड़ हो गई, ये तो 91 नहीं है, वरना आप लगा देते। अब यहाँ पर दे रखा है 1292। सुनिएगा साथियों, अब देखो इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखो ये है रणथंबोर, समझिएगा। चलो इसका उत्तर लगा देते हैं पहले अपन। ये जो प्रथम इसकी मुठभेड़ है ये हुई है 1292 में, सॉरी 1290 में, 92 नहीं, बिल्कुल 90 में, 1290 में। ठीक है, देखिएगा साथियों, यहां हम बना देते हैं रणथंबोर को। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। रणथंबोर, ये जो रणथंबोर है साथियों, इस पर राज कर रहा है हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान खटक रहा है दिल्ली के राजाओं की नजरों में। दिल्ली के जो शासक हैं उनकी नजरों में खटक रहे हैं अपने हम्मीर देव चौहान। ये लीजिए भाई, हमने यहां बना दी दिल्ली, ये बन गई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर अभी जो बैठा है उस राजा का नाम है जलालुद्दीन खिलजी, जेके। ठीक है जी, ये मित्रों जेके क्या करता है? रणथंबोर पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। और आक्रमण करता है कितनी बार? 2 बार। देखिए कितनी बार करता है? 2 बार। पहला आक्रमण और दूसरा आक्रमण। ठीक है जी, इसका जो पहला आक्रमण हुआ दोस्तों वो हुआ 1290 में, और दूसरा आक्रमण हुआ 1292 में। 91 नहीं है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। अब 1200 साथियों 90 में, यानी कि 1290 में ये व्यक्ति क्या करता है? सीधा अटैक कर देता है किस पर? रणथंबोर पर। रणथंबोर दुर्ग की एक तरह से कुंजी है, इसके समीप दुर्ग है झाइन दुर्ग।
कौन सा दुर्ग? झाइन दुर्ग। अब मित्रों झाइन दुर्ग पर हम्मीर की सेना बैठी है। जैसे ही इस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, जैसे ही इस व्यक्ति ने आके घिरा 1290 में रणथंभौर को, तो हम्मीर यहाँ घिर चुका है। पीछे से सेना आई और आक्रमण कर दिया। किसकी सेना पर? जेके की सेना पर। जेके यहाँ से भाग गया, आक्रमण असफल हो गया। वैसे तो दोनों ही आक्रमण असफल हैं, क्योंकि इसका टारगेट था रणथंभौर को अधीन करना, यानी कि उस पर अधिकार करना या उस शासक को अधीन करना। ठीक है जी। तो ये पहली बार में असफल हो गया, भाग गया। अब दूसरी बार इसको ये बात समझ में आई, जब इसने अच्छे से स्टडी किया कि यार ये लोग कहाँ से आ गए थे एकदम, हम तो दुर्ग को घेरे बैठे थे कई दिनों से। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज एक हेल्पलाइन रख रखी है साइड में हम्मीर ने, बड़ा चतुर व्यक्ति है, और कोई जैन दुर्ग है वहां उसके 2-4 हजार सैनिक जो है संख्या में बैठे रहते हैं। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, जेके ने, अब देखो ये आ रहा जेके, जेके ने क्या किया, अब दोस्तों सबसे पहले जो जेके ने दूसरी बार के आक्रमण में सीधा ही आक्रमण किया, किस पर? झाइन दुर्ग पर। और ये जो आक्रमण है दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, झाइन को जो इसने जीता है वो 1291 में जीता है। क्लियर जी? क्योंकि यहां भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहां एक सेनापति है, किसका? हम्मीर देव का, और उसका नाम है गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी। ये गुरुदास सैनी लंबी लड़ाई लड़ेगा, किससे? जेके से, और जेके झाइन को जीत लेगा। जेके जो है झाइन को जीत लेता है, अधिकार कर लेता है, और गुरदास सैनी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। गुरदास सैनी वीर गति को प्राप्त हुआ। अब जेके यहां से आगे बढ़ेगा साथियों, और अब आएगा और अब घेरा डालेगा, कहां पर? रणथंभौर में। कहां पर घेरा डाला? रणथंभौर में घेरा डाल दिया इसने दूसरे अभियान के समय। यह घेरा लंबे समय तक चला, सफलता नहीं मिली, तो जेके अपने जवानों को, अपने सैनिकों को उठाकर यहां से ले गया, जो घेरा है उसको उठाकर ले गया, और ये कहते हुए एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है इस समय कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये दूसरे अभियान में असफलता के बाद कहा है, किसने? जेके ने। साथियों बहुत अच्छी बात यह है कि जेके के रणथंभौर आक्रमण, एक प्रश्न और बेहतरीन बन जाता है यहां से कि जेके के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी, जेके का जो रणथंभौर आक्रमण है इसकी जानकारी दोस्तों हमें दे रहा है अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। जेके के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी हमें दे रहा है कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक पुस्तक लिख रहा है, मिफ्ता उल फितुहू। कौन सी पुस्तक है मित्रों? मिफ्ता उल फितू। मिफ्ता उल फितुहू। आप खजाइन उल फितुहू मत बोल देना, खजाइन उल फितुहू भी पुस्तक है, किसकी? अमीर खुसरो की। इसमें यह जानकारी देता है रणथंभौर आक्रमण कैसे किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मिफ्ता उल फितुहू जानकारी देती है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की, जबकि माफ कीजिएगा, मिफ्ता उल फितुहू जानकारी देती है अलाउद्दीन खिलजी के, सॉरी, जेके के, जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की जानकारी देती है खजाइन उल फितुहू। दोनों ही पुस्तक इसकी है ना, वो थोड़ा सा ये बात कई बार बोल दी मैंने। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया दूसरे अभियान में जब ये असफल हो जाता है तो उसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है असफल होकर, और ये कहता हुआ जाता है कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, और फिर ये यहाँ से चला जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। एक के आक्रमण की जानकारी कौन दे रहा है? अमीर खुसरो दे रहा है। जेके के आक्रमण की जानकारी अमीर खुसरो दे रहा है। दोनों अलग अलग पुस्तक में, मिफ्ता उल फितू में जेके का आक्रमण है रणथंभौर पर, और खजाइन उल फितूह में एक एक आक्रमण है रणथंभौर पर। चलिए जी, तो अपना सही हो गया क्या? 1290। जैसलमेर के बारे में अच्छा प्रश्न हमसे यहाँ पूछ लिया गया। देखो जैसलमेर, यहाँ हिस्ट्री भी और कल्चर भी सब एक साथ पूछ लिए गए इसमें। देखो
जैसलमेर दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है जी। इसका निर्माण 1550 में भाटी शासक रावल जैसल या राव जैसल ने करवाया। बिल्कुल सही है जी। इनके राव जो जैसल हैं, इनके एक पुत्र हुआ करते थे शालीवाहन। शालीवाहन के समय इस दुर्ग का निर्माण पूरा हुआ था मित्रों, याद रखिएगा। पिताजी ने शुरू करवाया, पुत्र के समय पूरा हुआ है। ये लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, जो दुर्ग मरुस्थल में बने होते हैं तो उन्हें तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, और ये तो एक नंबर पे आता है, चारों तरफ रेत ही रेत है। ठीक है। इस दुर्ग के निर्माण में पत्थर के स्थान पर चूने का प्रयोग किया गया। नहीं, इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग ही नहीं किया। पत्थर पर पत्थर रखकर और उसको जोड़कर, लोहे की कड़ी से आंकड़ा बनाकर उससे जोड़कर कहीं कहीं जोड़ दिया गया है, वरना पत्थर पे पत्थर रख दिया गया सीधा, और इसका निर्माण किया गया है। तो ये गड़बड़ हो गई। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग को सोनार का किला कहते हैं। बिल्कुल साथियों, अगर आप देखो, गूगल कर लेना, इस दुर्ग को अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है लगभग हिंदुस्तान का नक्शा, लगभग भारत के मैप जैसा इसका नक्शा लगता है। तीन आकृति त्रिकूट पर्वत है, त्रिकोणी आकृति है किसकी? अपने जैसलमेर की। इस कारण इसको कहते हैं त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकोणी पहाड़ी है। ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। ये जैसलमेर जो दुर्ग है अपने 99 बुर्जों के लिए जाना जाता है। साथियों, इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं, याद रखिएगा। साथियों, ये जो दुर्ग है ये दोहरे परकोटे से सुरक्षित है। परकोटा मतलब चार दीवारी, है ना, उससे ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो इस परकोटे को कहा जाता है कमरकोट। क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है इसके परकोटे को। दोहरे परकोटे से ये घिरा हुआ है। चार प्रमुख इसमें दरवाजे हैं। ठीक है जी। कौन कौन से हैं? अक्षयपोल, सूरजपोल, भूतापोल, हवापोल। ये इसके कुछ प्रमुख दरवाजे हैं। चार प्रमुख दरवाजे माने जाते हैं: अक्षयपोल, सूरजपोल, भूतापोल और हवापोल। ठीक है भाई, बढ़ते आगे। अपने ढाई शाखों के लिए जाना जाता है, आपको पता ही है, जिसमें से एक शाखा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो लूणकरण के समय हुआ था, 1550 में हुआ था। लूणकरण को छल से छल किया था, धोखा किया था कंधार के राजा अमीर अली ने। ठीक है। उस समय लूणकरण ने शत्रु दल को भगा दिया था, खदेड़ दिया था, और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस वजह से यहाँ पर जब जैसलमेर की जीत हो गई तो इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जौहर नहीं हुआ था, केवल केसरिया हुआ था। उसे अर्ध शाखा कहते हैं। ये अपने ढाई शाखों के लिए जाना जाता है ये दुर्ग। ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, अपना उत्तर तो अपन ने लगाया नहीं। हाँ, यहाँ एक स्टूडेंट कह रहे थे सर आप इसको लगा दिया करो एक बार। चलो जी, लगा दिया, ये लो। ठीक है। हाँ, चलिए जी अगले प्रश्न में देखो। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक क्या है? आपको क्या लगता है ये क्या है? अलग अलग है ना? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ ठिकाने के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूल करने के नाम यानी टैक्सों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, पकवानों के नाम। क्या लगता है आपको दोस्तों? ये सभी जो हैं ये तोपें हैं किसकी? ये मेहरानगढ़ दुर्ग पर रखी तोपें हैं। क्या हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग पर रखी तोपें हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा साथियों, इस दुर्ग पर कई तोपें रखी हुई हैं। जैसे हम बात करें कड़क बिजली तोप, गजक तोप, है ना, शंभू बाण तोप, धुरधानी तोप और गुब्बार तोप, नुसरत तोप और नागपली तोप, गजक तोप, है ना, कड़क बिजली तोप। कुछ तोपों के यहाँ पर अपन जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है उनके हम यहाँ नाम एक बार दोस्तों लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, परीक्षा में कई बार हमसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उसकी प्रमुख तोपों का नाम, जैसे हमें दो तीन तो यहाँ पर दे रखी हैं सीधे सीधे, दो तीन तो हमें यहाँ सीधे सीधे ही दे रखी हैं। हाँ साथियों देखो, आ, तोपों के नाम, जैसे सबसे पहले हम बात करें शंभू बाण।
शंभू बाण तोप। साथियों ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एक राजा हुए अजीत सिंह के बड़े पुत्र हैं, महाराजा अजीत सिंह के बड़े पुत्र हैं अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा गुजरात पर आक्रमण कर दिया जाएगा और उस गुजरात आक्रमण के समय वो लड़ाई लड़ेंगे सर बुलंद खां से। उस सर बुलंद खां से लड़ाई लड़कर उस युद्ध को जीतेंगे, गुजरात के अहमदाबाद में युद्ध होगा और उस सर बुलंद खां से इस तोप को छीन कर लाएंगे। साथियों बहुत अच्छा एक और फैक्ट हमें मिलता है उस युद्ध से कि साथियों वो जो युद्ध है उस युद्ध में एक बार बिल्कुल अपनी पराजय दिख गई थी किसको, अभय सिंह को। अभय सिंह को ये लगा कि हम हार चुके हैं, तो अभय सिंह ने सच्चे दिल से याद किया रानाबाई को। रानाबाई ने अपना चमत्कार दिखाया और उस युद्ध को हारते हारते जीत गया मारवाड़ यानी अभय सिंह। तो उस युद्ध में रानाबाई ने मदद की थी किसकी, अभय सिंह की। और अभय सिंह छीन कर लाए हैं सर बुलंद खां से कौन सी तोप, शंभू बाण तोप। ठीक है जी, एक तोप होगी शंभू बाण तोप। आगे बढ़ते हैं, गजनी खां तोप। गजनी खां तोप आप ऐड भी कर सकते हो है ना इसको, गजनी खां तोप। उसके बाद हम दोस्तों आगे चलें तो किलकिला तोप, उसके बाद गजक तोप, उसके बाद कौन सी, गुब्बार, उसके बाद कौन सी मित्रों, नागपली, कड़क बिजली। ठीक है, ये कुछ तोपे हैं और भी हैं, अपन बस इतना बहुत है। बिच्छू बाण है, धुरदानी है, जमजमा है, ये कुछ ऐसी तोपों के हमें यहाँ नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में लिखा गया है। अच्छा भाई, किस किले के बारे में लिखा गया है एक बार देखना साथियों। ये जो स्टेटमेंट है ये हसन निजामी का स्टेटमेंट है और ये जालौर के बारे में दिया गया है, जालौर दुर्ग के बारे में। जालौर जो फोर्ट है उसके बारे में ये कहा है किसने, हसन निजामी ने। हसन निजामी ये कह रहा है कि ये इतना मजबूत दुर्ग है, कितने से बड़ा आक्रांता यहाँ आ गया वो इसके द्वार भी नहीं खोल पाया था। ये हसन निजामी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है साथियों, ये हसन निजामी का स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, याद रखिएगा हसन निजामी। ऐसे दुर्गों के बारे में जो आपको फैक्ट मिलते हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट मिलते हैं उनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो जब रणथंबोर की लड़ाई को देख रहा है 1301 में, तब खिलजी उस लड़ाई को जीत जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान पराजित हो जाता है, तो अमीर खुसरो कह रहा है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये स्टेटमेंट है रणथंबोर विजय के बाद अमीर खुसरो का। ठीक है भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जालौर के और भी देखेंगे इसके बारे में। देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ छतरी है और यहाँ स्थल है। अच्छा, 8 खम्भों की छतरी बांडोली सलूम्बर बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप की छतरी है ये। ठीक है, और 16 खम्भों की छतरी नागौर में है, ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। किसकी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। 80 खम्भों की छतरी जोधपुर दे रखा है हमें। और मित्रों 84 खम्भों की छतरी ये बूंदी हमें दे रखा है। तो दोस्तों 80 खम्भों की जो छतरी है, ये पहली बात तो अपन इसको लगाते हैं टिक, अपना उत्तर ये रहा। ठीक है भाई, चलिए जी एक बार इसको साफ कर देते हैं सबको। 80 खम्भों की जो छतरी है वो हमें दे रखा है क्या, जोधपुर दे रखा है, लेकिन जोधपुर नहीं है भाई, ये तो अलवर है। 80 खम्भों वाली जो छतरी है वो कहां पर है, अलवर में। साथियों ये छतरी मूसी महारानी की छतरी है।
किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी है। एक महाराज हुए अलवर में, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की रानी है मित्रों मूसी महारानी। बख्तावर सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण नहीं करवाया गया था, याद रखिएगा। देखिए कुछ एक दो फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। मूसी महारानी की छतरी के बारे में देखते हैं। कई बार छतरियों को क्या है, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं पूछता, पिलर के हिसाब से पूछ लेता है कि 80 खम्भों की, 84 खम्भों की। वैसे इसका नाम 80 खम्भों की छतरी नहीं है, वैसे इसका नाम किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी। ठीक है। वैसे अगर खम्भों की संख्या देखी जाए तो यहाँ कितने? 80 पिलर हैं। अच्छा देखो, ये रानी किसकी है? मूसी जो रानी है वो किसकी रानी हुआ करती थी? बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह, जबकि इस छतरी का जो निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया है। विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया। दोस्तों ये छतरी 2 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। एक मंजिल तो लाल पत्थरों से है और एक मंजिल है जो सफेद पत्थरों से, संगमरमर के सफेद पत्थरों से। उस मंजिल पर कुछ चित्र बने हुए हैं। एक तो उसमें चित्र बने हुए हैं साथियों, उस जो सफेद जो मंजिल है उस पर चित्र बने हुए हैं। रामायण महाभारत का उस पर चित्रण किया गया है। किसके? रामायण और महाभारत के उस पर चित्र बने हुए हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अपना ये गलत था इधर, ये 84 खम्भों वाली, सॉरी 80 खम्भों वाली कहाँ पर है? तो ये अपने अलवर में है। चलिए अगले प्रश्न पर। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? तो मित्रों ऐसा करने वाले कौन हैं? हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है? हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है जी। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह भी बनी हुई है, तारकीन की दरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। अपने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे साथियों, उनके शिष्य हुआ करते थे। कौन? हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है। इन्हें सुल्तान, तारकीन का सुल्तान कहा था किसने? अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, याद रखिएगा आप। ठीक है जी। तो साथियों और अगर ये पूछ लिया जाए इनके उपनामों में, तो साथियों इन्हें क्या कहा जाता है? उपनाम इन्हें क्या कहते हैं भैया? इनको कहते हैं सन्यासियों का सुल्तान। क्या कहते हैं इसको? सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान। और दूसरा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको कहा था, सुल्तान उत तारकीन। साथियों इनके द्वारा एक बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया गया, शाकाहारी रहने का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। बिल्कुल जो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अकबर के संरक्षण में मानसिंह का जो प्रथम अभियान है वो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध रहा है। और ये जो अभियान हुआ था दोस्तों, ये अभियान हुआ था रणथंबोर अभियान है। सुरजनहाड़ा ने रणथंबोर पर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। देखो इस प्रकार से रणथंबोर जो दुर्ग है उस पर सुरजनहाड़ा ने कब्जा कर रखा है। वो कह रहा है कि भाई ये गढ़ मेरा है। ठीक है जी। सुरजनहाड़ा ने इस पर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है कि ये गढ़ किसका है भाई? मेरा है ये गढ़, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जाके घेर लेती है अकबर की सेना। अकबर की सेना
आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अकबर की सेना को लीड कर रहा है भगवंत दास। कौन लीड कर रहा है? भगवंत दास। अब मित्रों दोनों में स्ट्रगल चल रही है, सुरजनहाड़ा में और भगवंत दास में। इतनी आसानी से हार भगवंत दास भी नहीं मान रहा है, वापस नहीं जा रहा है, तो सुरजनहाड़ा भी गढ़ पर नियंत्रण करने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये पहाड़ी दुर्ग होते हैं, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है कि 10 मिनट में तोड़ दिया। भाई चाक चौबंद कर रखी है, ऊपर चढ़ना है पहाड़ी पर। तो अब क्या होता है, जब अकबर को सूचना मिलती है तो अकबर भी आ जाता है दिल्ली से। ये अकबर आ गया, यार ये ऐसे ऐसे नहीं टूट रहा ये गढ़। अकबर आ गया, और ये मित्रों जो समय है 1569 का है। इस अकबर के साथ होता है मानसिंह। कौन होता है? मानसिंह। ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुरजनहाड़ा को अधीनता स्वीकार करवा ली जाए, उसमें सफल हो जाते हैं। सुरजनहाड़ा हथियार डाल देते हैं अकबर के सामने, और ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं नागौर दरबार में, एक दरबार लगाया जाएगा, नागौर दरबार में मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा आपकी, ऐसा सुरजनहाड़ा बोल देते हैं। ठीक है, मानसिंह भी उसके साथ आया है, याद रखिएगा। अगर ये पूछ लिया जाता मानसिंह के जीवन का पहला स्वतंत्र अभियान, अगर ये प्रश्न थोड़ा चेंज होकर ऐसा पूछ लेता मानसिंह के जीवन का पहला स्वतंत्र अभियान, तो आप कहते दोस्तों हल्दी घाटी। क्योंकि हल्दी घाटी जो अभियान है 1576 में मानसिंह ने अकबर की सेना को लेकर किया, प्रताप के विरुद्ध। तो इस सेना में लीड रोल में, मुख्य सेनापति की भूमिका में था कौन? मानसिंह। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज प्रशस्ति महाकाव्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां हमें सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। दूसरा, राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की, बिल्कुल सही है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति की रचना की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यह प्रशस्ति 24 सर्गों में विभाजित है। ठीक है जी। अगला, रणछोड़ भट्ट महाराजा राय सिंह के दरबारी कवि थे। बड़ी गड़बड़ हो गई ये तो, महाराजा राय सिंह के दरबारी कवि नहीं है रणछोड़ भट्ट। और दूसरा, राज रत्नाकर जो ग्रंथ है, राज रत्नाकर नामक महाकाव्य की रचना रणछोड़ भट्ट ने की है। नहीं, राज रत्नाकर तो किसका है? सदाशिव का है। इसका मतलब हमें सत्य कथन छांटना है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। भाई जो अपन को यहां पर छांटना है, ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है अपना? पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड यहां पर करेक्ट है। सुनो जी, अब हम बात करते हैं। पहली बात तो हमें ये दे रखी है इस ये वाली, कि ये जो व्यक्ति है रणछोड़ भट्ट, ये किसका दरबारी विद्वान है? ये राणा राज सिंह का दरबारी विद्वान है। किसका दोस्तों? राणा राज सिंह का दरबारी विद्वान हुआ करता है। एक दरबारी विद्वान और है राणा राज सिंह का, ये जो रणछोड़ भट्ट है, इसकी एक रचना है अमर काव्यम वंशावली। इसका दरबारी है कौन? रणछोड़ भट्ट। तेलंग। ठीक है जी, इसकी एक तो रचना है अमर काव्यम वंशावली। अमर काव्यम वंशावली। एक इसकी मित्रों, एक इसने प्रशस्ति लिखी है, राज प्रशस्ति। एक तो रचना है अमर काव्यम वंशावली, एक प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने ये आ गई राज रत्नाकर जो नामक पुस्तक है। ये राज रत्नाकर पुस्तक दोस्तों किसकी है? राज रत्नाकर पुस्तक सदाशिव की है। ये भी राइटर है किसका? राज सिंह का, है ना, सदाशिव। सदाशिव की ये राज रत्नाकर नामक पुस्तक है। ठीक है भाई, आ गई क्या बात समझ में? अपना पहला और दूसरा सही है। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कान्नड़ देव और जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सुरजन चरित्र, पद्मावत, वीरमदेव सोनगरारी बात, या खजाइन उल फितूह। तो दोस्तों ये पुस्तक है कौन सी? वीरमदेव सोनगरारी बात।
कौन सी पुस्तक है? वीरमदेव सोनगरारी बात नामक ये पुस्तक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है इस समय, ये बातें मित्रों हमसे पूछी गई हैं जब कान्हड़ देव राज कर रहा है जालौर पर। जालौर पर राज कर रहा है कान्हड़ देव सोनगरा। कौन राज कर रहा है? कान्हड़ देव सोनगरा राज कर रहा है। इस कान्हड़ देव सोनगरा के समय अटैक होता है। कहां से आक्रमण होता है? आक्रमण, और ये आक्रमण होगा दोस्तों दिल्ली की ओर से, और करने वाला है एके या एके की सेना। ठीक है जी। इस आक्रमण के समय यहां पर होगा साथियों साका। ठीक है जी, साका होगा 1311 में, और इस साके को लीड कर रहे हैं, देखो दो चीजें होती हैं साके में, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया और जौहर। केसरिया किया किसने? कान्हड़ देव ने। और पुत्र वीरम देव ने। और जौहर किया रानी जैतल देवी ने। जैतल दे ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। याद रखिएगा साथियों, एक हमें कहानी और बहुत अच्छी मिलती है कि ये जो वीरम देव है ये पुत्र है कान्हड़ देव सोनगरा का, और खिलजी की एके की एक बेटी है और उसका नाम है फिरोजा। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि फिरोजा और वीरम देव की जो प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी को जो प्रमाणिक माना है वो किस पुस्तक में माना है कि इनमें क्या था भाई? प्रेम था। इस प्रेम कहानी को प्रमाणिक माना है कान्हड़ देव प्रबंध में। कान्हड़ देव प्रबंध में। और कान्हड़ देव प्रबंध कहती है कि जो खिलजी आक्रमण कर रहा है जालौर पर, उसका मुख्य कारण ये रहा है वीरम देव और फिरोजा की प्रेम कहानी। मुंडौत नैणसी भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मुहणौत नैणसी जी भी दोस्तों उसका क्या कर रहे हैं भाई? सपोर्ट कर रहे हैं। मुहणौत नैणसी भी, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये वीरमदेव सोनगरारी बात और जो कान्हड़ देव प्रबंध दोनों पुस्तक हैं, वो एक राइटर है पद्मनाभ। क्लियर? इनके राइटर नहीं है कान्हड़ देव जो प्रबंध लिखी है, और वीरमदेव सोनगरारी जो बात लिखी है दोस्तों वो पद्मनाभ ने लिखी है। पद्मनाभ कान्हड़ देव जो सोनगरा है उनके दरबारी विद्वान नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबा महल को चारों ओर से घेरने वाला चार महलों में से एक नहीं है? यानी डूंगरपुर में जो एक थंबिया महल बना हुआ है, उनमें से ऐसा कौन सा महल है जो चारों ओर से उसे घेरे नहीं है? चलो जी देखते हैं कौन सा नहीं है। देखो, विजय निवास है, उदय विलास है, खुम्मान निवास है, हुक्म विलास नहीं है। कौन सा नहीं है? हुक्म निवास। हुक्म निवास नहीं है। अच्छा, जो एक थंबिया महल है, एक थंबिया जो महल है, ये साथियों डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर में एक झील बोल दो या तालाब बोल दो, गैब सागर। ठीक है जी, यहां पर ये स्थित है और इसका निर्माण करवाया शिव सिंह ने। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शिव सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मेले त्योहारों से अच्छा प्रश्न हमें यहाँ पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है कि श्रावण तीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। श्रावण तीज के बारे में पूछा है हमसे। देखिए, यह त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस त्योहार को नव विवाहिता द्वारा विवाह के बाद पहली बार ससुराल में
मनाने की परंपरा है, बिल्कुल सही है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ बाजरा फली की बुवाई की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस त्योहार पर बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। भैया बूंदी में तो कजली तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज की सवारी निकाली जाती है, बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाती है। अच्छा, ये जो सवारी है, ये वाली श्रावण शुक्ल तृतीया को जो ये सवारी है, ये जो बूंदी में नहीं निकाली जाती है भैया, ये तो जयपुर में निकाली जाती है। गलत हो गया भैया, कौन सा गलत हो गया दोस्तों? अपना चौथा गलत हो गया, तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जो तीज की सवारी अपन को बूंदी दे रखा, अगर यही जयपुर होता तो चारों सही हो जाते। ठीक है भाई, क्योंकि हमें पूछा गया किसकी, यहां पर पूछ रहा है श्रावण शुक्ल तृतीया की। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलवर चित्र शैली के बारे में हमसे यहां पूछ लिया गया है। अलवर चित्र शैली, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने राजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया था? मूलचंद और उदयराम। मूलचंद और कौन दोस्तों? उदयराम। याद रखिएगा साथियों, ये जो अलवर चित्र शैली है, इसका जो प्रारंभ हुआ वो प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। और इसका जो विकास है दोस्तों, इसका जो विकास माना जाता है वो बख्तावर सिंह के समय माना जाता है। किसके समय? बख्तावर सिंह के समय। और इसका जो एक तरह से मैं ये कहूँ स्वर्ण काल है, वो विनय सिंह का काल है। किसका? विनय सिंह का काल। साथियों, विनय सिंह अपने पास एक ऐसा चित्रकार रखते थे, एक चित्रकार स्पेशली हायर कर रखा है अपने लिए, बलदेव। कौन? बलदेव नामक चित्रकार विनय सिंह का चित्रकार था, और वो उनको चित्र बनाने की प्रैक्टिस करवाया करता था, सिखाया करता था। अलवर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है, वेश्याओं का चित्रण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अलवर चित्रशैली से हमें प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़िए अगला। चावर्ण शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर इसका एक बार उत्तर लगा देते हैं अपन, है ना, फिर इसको समझते हैं अपन। इसका देखो ये लगा दिया हमने उत्तर, अमर सिंह फर्स्ट। सुनना, ये जो साथियों चावर्ण है, चावर्ण की जो चित्रशैली है, इस चावर्ण को अपनी जो कैपिटल बनाया है वो 1585 में बनाया है प्रताप ने। 1585 में किसने बनाया था? प्रताप ने। साथियों, यहीं से चावर्ण की जो चित्रशैली है वो प्रारंभ हुई, और दो जो राजा हैं उनके समय ये चित्रशैली रहती है अस्तित्व में, अमर सिंह प्रथम और प्रताप। अमर सिंह के समय और प्रताप के समय एक ही चित्रकार है ये, कौन साथियों? निसारदीन। ठीक है, निसारदीन बोल दो या नसीरुद्दीन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इस निसारदीन ने एक चित्र तो बनाया बेस्ट किसके समय? प्रताप के समय। और एक बनाया 1605 में किसके समय? अमर सिंह के समय। ये चित्र बना रागमाला। कौन सी माला? रागमाला। और यहां पर प्रताप के समय बना ढोला मारू। कौन सा चित्र बना? ढोला मारू। याद रखिएगा, बनाने वाला एक ही चित्रकार है दोनों। कौन? ये निसारदीन या नसीरुद्दीन, एक ही बात है। प्रताप के समय बना ढोला मारू, अमर सिंह प्रथम के समय बना 1605 में कौन सा साथियों? अपना रागमाला। चलिए जी अगले। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, चलो जी देखते हैं। चोखेला महल का संबंध बीकानेर चित्रशैली से है, बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। आलागीला प्रसिद्ध पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, बिल्कुल सही है। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं, बिल्कुल सही है। शालिग्राम बक्साराम नंदराम अलवर शैली के चित्रकार हैं, बिल्कुल सही है। ये गड़बड़ हो गई, अपना उत्तर हो गया पहला। उत्तर कौन सा हो गया भाई अपना? ये पहला वाला उत्तर हो गया अपना। अब समझना कैसे हो गया।
साथियों ये जो चोखे लाभ महल हैं ये जोधपुर में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? जोधपुर में बने हुए हैं। और जोधपुर में इनका जो निर्माण है वो करवाया है मालदेव ने। मालदेव में इन चोखे लाभ महलों में कई चित्रण हुए हैं, चित्र बने हैं। जैसे प्रमुख दो चित्रण हैं यहाँ पर, एक तो सप्त सतियों का चित्रण करवाया मालदेव ने, और एक राम रावण युद्ध का चित्रण करवाया कि रामचंद्र ने किस प्रकार से रावण का वध किया था। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए जी, तो ये गलत हो गया अपना, यहाँ बीकानेर दे रखा है, यहाँ अगर जोधपुर होता तो सही हो जाता है। चलिए किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? बताइए भाई, किस राजपूत राजा ने इनको संरक्षण दिया है? तो अपना सही उत्तर हो गया आमेर के राजा मानसिंह। साथियों, आमेर के राजा मानसिंह के दरबार में ये सभी दरबारी विद्वान रहा करते थे। और भी मानसिंह के कई प्रमुख दरबारी विद्वान हैं, जिसमें देखो प्रमुख प्रमुख दरबारी विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल मित्रों, पुंडरीक विट्ठल की कई रचनाएं, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। रागमाला, राग मंजरी, देखिए रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, एक और दरबारी विद्वान रहे हैं मानसिंह के समकालीन बड़े प्रमुख, और उनका नाम है मित्रों राय मुरारी दास। राय मुरारी दास। इसकी दो पुस्तकें हैं, मान चरित्र और मान प्रकाश। ठीक है, एक कवि नरोत्तम भी रहे हैं इनके समय, और अपने ये हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ ये तो है ही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की हरावल पंक्ति में शामिल शासक सरदार कौन थे? हरावल पंक्ति में शामिल शासक सरदार कौन थे साथियों? देखिए क्या पूछा गया है। एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रताप की ओर से लड़े ही कौन थे, तो ये जो तीन नाम अपन को दे रखे हैं ये प्रताप की ओर से लड़े हैं। भीम सिंह है, महासानी जगन्नाथ है, रावत सांगा है, राणा सांगा नहीं है, याद रखिएगा, रावत सांगा। ये राव लूणकरण, वैसे वास्तविकता में राव लूणकरण नहीं है, राजा लूणकरण है। ये सांभर की ओर से भाग लेते हैं और ये जाते हैं किसके साथ? मानसिंह के साथ। तो अपने पास यहाँ ये तो मानसिंह की पार्टी में लड़ रहा है। ये जो तीनों व्यक्ति हैं, कौन से साथियों? एक, दो और तीन, ये तीनों ही व्यक्ति किसके पक्ष में खड़े हैं? प्रताप के पक्ष में खड़े हैं। ओनली 1, 2 और 3 इसमें क्या है भाई? सही है। ठीक है, तो ये तीनों लड़ रहे हैं। ये लड़ रहा है, ये व्यक्ति किसकी ओर से लड़ रहा है? ये मानसिंह की ओर से लड़ रहा है। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो प्रताप की जो हरावल में ये खड़े हैं, हरावल में जो मुख्य सेनापति की भूमिका में है मुस्लिम सेनापति, वो मित्रों हाकिम खां सूर है। हाकिम खां सूर ही दोस्तों वो व्यक्ति है, जब प्रताप घायल हो जाते हैं तो उनको युद्ध मैदान के बाहर तक छोड़ने आता है हथेली पर जान लेकर, और फिर बाद में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति है। प्रताप के जो राजकीय चिन्ह है उनको धारण करेगा झाला बीदा, जिसे हम झाला मान के नाम से भी जानते हैं। वो व्यक्ति प्रताप के राजकीय चिन्ह धारण करेगा। प्रताप का अश्व यहाँ पर
एक तरह से बलिदान उसका हो जाएगा। बलीचा नामक स्थान पर उसका चबूतरा बना हुआ है। प्रताप हल्दी घाटी को छोड़कर जब जाएंगे तो हल्दी घाटी युद्ध हाथियों के युद्ध में बदल जाएगा। प्रताप का एक वीर हाथी राम प्रसाद बहुत लड़ेगा और अंत में उसके महावत को मारकर मुगल जो फौज है उसको ले जाएगी किसके पास, अकबर के पास। अकबर उसको अपने पास रखेगा और उसका नाम कर देगा पीर प्रसाद। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना जो उपचार करवाते हैं अपना और अपनी घायल सेना का, वो करवाते हैं कोल्हारी में। कोल्हारी उदयपुर में है और पूरी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो राजसमंद में लड़ी जा रही है, हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है भाई। 18 या 21 जून 1576 में ये युद्ध लड़ा गया है। 21 जून गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, फिक्स डेट 18 जून 1576 है। जून की भयंकर गर्मी में युद्ध हो रहा है। विशाल सेना मानसिंह की है, उससे आधी से भी कम सेना प्रताप की है, लेकिन प्रताप के जो लड़ाके हैं वो भयंकर लड़े और छक्के छुड़ा दिए किसके, विशाल मुगल फौज के। मानसिंह की भी रूह कांप गई। 2-3 दिन तक तो शायद सोया ही नहीं होगा मानसिंह कि भाई इतना भयंकर मारा है। चलिए जी आगे बढ़ो। खातौली के युद्ध में, खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलो जी देखते हैं। यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, बिल्कुल सही है। ये युद्ध 1517 में सांगा और दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का एक स्थल है। आगे बढ़िए। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, बिल्कुल साथियों। वास्तविकता यह है कि देखो ये गलत हो गया, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे तो है नहीं, ये तो मेवाड़ और हाड़ौती की सीमा पे है खातौली। तो वर्तमान में खातौली कोटा में स्थित है। ठीक है जी, तो अपना ये जो स्टेटमेंट है ये अपन को यहाँ गलत लग रहा है, ये गलत हो गया। अब सुनना, राणा सांगा ने 3 घंटे में खत्म कर दिया था इस युद्ध को। केवल 3-4 घंटे ये युद्ध चला है, उसमें पीछे भाग गया कौन, इब्राहिम लोदी। उसके बेटे को पकड़ लिया सांगा की सेना ने, कुछ दंड देकर, धनराशि लेकर सांगा ने कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया। वो जो शहजादा पकड़ा गया था उसको छोड़ दिया। इसमें सांगा को बहुत क्षति हुई। सांगा के एक हाथ क्षतिग्रस्त हो गया, एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया, पैर में तीर लग गया था। पर लेकिन सांगा बड़ा डेंजर व्यक्ति है। इस इब्राहिम लोदी से सांगा ने और भी युद्ध लड़े। देखो 2 प्रमुख युद्ध हुए हैं। सांगा ने इब्राहिम लोदी लोदी से जो 2 युद्ध लड़े हैं वो ये 2 प्रमुख हैं। राणा सांगा अब ये 2 युद्ध लड़ रहा है। देखो दोस्तों कौन कौन से युद्ध लड़ रहा है। एक जो युद्ध होगा वो होगा खातौली वाला, और खातौली वर्तमान में कहां पर है दोस्तों, कोटा में है। ये युद्ध होगा 1517 में। ठीक है जी। एक होगा बाड़ी में, और बाड़ी वर्तमान में कहां है, धौलपुर में है। ये 2 बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। बाड़ी धौलपुर का युद्ध, ये युद्ध हुआ है, बैक टू बैक लड़े जा रहे हैं 17 और 18। ठीक है जी। इसमें 2 सेनापति होते हैं किसके, इब्राहिम लोदी के, मियां मक्खन और मियां हुसैन। वो सांगा की चपेट में आ जाते हैं। मक्खन और मियां हुसैन। मियां मक्खन और मियां हुसैन, याद रखिए यहां स्वयं लड़ रहा है इब्राहिम लोदी। साथियों जब बाड़ी धौलपुर का युद्ध सांगा जीत जाता है तो सांगा अब एक तरह से लीडरशिप कर रहा है पूरे उत्तरी भारत की। पूरे उत्तरी भारत का एक प्रमुख शासक बन बैठा है सांगा, ऐसा बाबरनामा में लिखा गया है। याद रखिएगा जो ये दूसरा युद्ध है इसको इब्राहिम लोदी कहता है कि मैं जीता, लेकिन बाबरनामा में ये लिख रखा है कि इसमें सांगा की जीत हुई। इब्राहिम लोदी अपनी ओर से जो दर्ज करवा रहा है इसको जीता हुआ दर्ज करवा रहा है, जबकि इसमें जीत हुई है किसकी, सांगा की जीत हुई है। ये 2 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। बच्छ बारस का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? बच्छ बारस का जो त्योहार है दोस्तों वो कब मनाया जाता है?
देखिए साथियों, ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है कब दोस्तों? ये त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को, द्वादशी। ठीक है भाई, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब साथियों इस दिन क्या होता है? इस दिन गाय की बछड़े के साथ, उसके पुत्र के साथ पूजा होती है। जो स्त्रियां हैं जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं, वो अपने बेटे की मंगल कामना के लिए इस दिन व्रत भी रखती हैं। इस दिन दूध से बनी जो सामग्री होती है जैसे मिठाई वगैरह हैं, तो उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। भोजन में चाकू का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, यानी काट कर कुछ खाना वाना नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब हमें यहां पर देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया लिख रहा है, और फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो यहाँ सब कुछ सही है। यहाँ ये लो, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये अपना जो सी है ये अपना सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो सी है उसको मिस ही कर दिया है, कोई बात नहीं, आप इधर देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी हैं। अब सुनिएगा साथियों, जो घुड़ला है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये घुड़ला है, ये जो घुड़ला त्योहार है ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक। त्रयोदशी तक, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं आपसे ये कहूं कि साथियों गणगौर से, सॉरी, शीतला अष्टमी से गणगौर तक, शीतला अष्टमी से कहां तक? गणगौर तक ये त्योहार मनाया जाता है। आपको पता होगा घुड़ले खां, हम जोधपुर के इतिहास में पढ़ते हैं, एक शासक हुआ करते थे सातल देव। तो साथियों सातल देव के समय क्या होता है कि एक आक्रमण करता है अजमेर का सूबेदार मल्लू खां। मल्लू खां आक्रमण कर देता है जोधपुर पर। तो जोधपुर में एक पीपाड़ नामक स्थान होता है, उस पीपाड़ नामक स्थान से घुड़ले खां और उसका जो सेना अध्यक्ष है मल्लू खां, ये दोनों लगभग 140 कन्याओं को, गणगौर का दिन था, पूजन कर रही थी भगवान शंकर की माता पार्वती के साथ कन्याएं, उनको ये उठा लेते हैं और उनको उठा के ले जा रहे हैं अजमेर। फिर इनसे युद्ध लड़ेगा सातल देव, पीपाड़ का युद्ध, क्लियर। उस पीपाड़ के युद्ध में सातल देव मार गिराएगा किसको? घुड़ले खां को। घुड़ले खां का जो एक तरह से सातल देव ने वध कर दिया, खत्म। और घुड़ले खां जब मर गया तो वो कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुई जिन्हें वो उठाकर ले जा रहा था। साथियों उस विजय के बाद कुछ समय बाद सातल देव की भी मृत्यु हो जाती है। समय बोला है मैंने, दिन नहीं बोला है। कुछ समय बाद सातल देव की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय सातल देव की याद में, इस विजय की याद में ये नृत्य शुरू होता है। ये नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, रात्रि में किया जाता है, और सर पर छिद्रित मटका रखकर नृत्य किया जाता है। मटके में जलते हुए दीपक को रखते हैं, याद रखिएगा, रात में नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई। दूसरी बात, एक प्रश्न ये और पूछा जाता है किसकी याद में किया जाता है? सातल देव की याद में। अच्छा, मटका किसका प्रतीक है इसमें? मटका है घुड़ले खां के सर का प्रतीक। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है। कौन सा प्रश्न पूछा है? देखो भाई, अब यहाँ पर कई हमें देखने को मिले हैं, एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर मेले, कि कौन सा मेला कब लगता है। चलो जी देखो, देव नारायण जी का जो साथियों मेला लगता है, देव नारायण जी का जो मेला लग रहा है, वो देव नारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लग रहा है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन देव नारायण जी का मेला लग रहा है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है। तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, और वीर
फत्ता जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी। यानी कि अपना जो सही है मेले त्योहारों का एक आसान सा प्रश्न था। हाँ, ये कह सकते हो आप, कई इसमें मेले त्योहार आपसे पूछ लिए गए हैं, मेले पूछ लिए गए, तो इसलिए थोड़ा जटिल लगेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पर देखो। राणा राज सिंह के संबंध में कथनों में से असत्य की पहचान कीजिए। अच्छा, राणा राज सिंह, औरंगजेब ने राणा राज सिंह को 6000 जात और 6000 सवार की मनसबदारी दी है। ठीक है जी। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध 1668 में युद्ध प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। महाराजा राज सिंह के संबंध में कतिपय गीतों का प्रकाशन महाराणा यश प्रकाश नामक ग्रंथ में होता है। ठीक है जी। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। बिल्कुल सही है। यहां पर यह गड़बड़ हो गई, तो अपना इसका उत्तर क्या है कि भाई वो जो है लड़ाई नहीं छेड़ रहा है। लड़ाई तो इन दोनों में शुरू से ही चल रही है, राज सिंह में और किस में, अपने औरंगजेब में। राज सिंह में और औरंगजेब में ये लड़ाई चल रही है, तो अपना इसका सही उत्तर हुआ ये। देखो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुगल मेवाड़ जो समझौता होता है, सॉरी, ये जो मुगल राठौड़ जो संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों के तहत राज सिंह क्या करता है, इन संघर्षों में इन्वॉल्व हो जाता है और अजीत सिंह को अपने यहाँ शरण दे देता है। अजीत सिंह को शरण दी, 12 गांव का तो पट्टा दिया अजीत सिंह को और केलवा की जागीर दे दी। इस समझौते को कहते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, और ये हुआ है सीधा औरंगजेब के विरुद्ध। याद रखिएगा, ये राणा राज सिंह ने ही इसको किया है। ठीक है, चलिए राज सिंह के बारे में पीछे भी हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध मदद मांगी थी? तो साथियों ये भाई है राम। राम अपने पिता की मृत्यु के बाद राम को कुछ नहीं देता है मालदेव। मालदेव के पुत्र है, मालदेव का बड़ा पुत्र राम है, वो राम को नहीं देता है, वो चंद्रसेन को जोधपुर दे जाता है। राम कुछ समय बाद आता है किसके पास, चंद्रसेन के पास, और कहता है रे भाई, तुझे तो पिताजी ने पूरा का पूरा जोधपुर दे दिया यार, हमें भी तो कुछ दे दे। तो ये जो चंद्रसेन है, ये चंद्रसेन अपने भाई किसको साथियों, राम को सोजत देगा जागीर में। अपने भाई राम को क्या दे देगा, ये चंद्रसेन राम को देगा सोजत। लेकिन राम यहां नहीं रुकेगा, बगावत कर देगा, दोनों लड़ेंगे और राम यहां से भागकर पहुंच जाएगा किसके पास, अकबर के पास। साथियों अकबर राम के कहने पर, राम के उकसावे में आकर अकबर क्या करता है, सेना भेज देता है कहां पर, जोधपुर। और सेना जोधपुर आ रही है और उस सेना के द्वारा चंद्रसेन से छीन लिया जाएगा जोधपुर। और सेना को लेकर आ रहा है, ये 1564 की घटना है, सेना को लेकर आ रहा है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जोधपुर पर नियंत्रण किसने किया, किस सेनापति ने किया, तो हुसैन कुली खां ने यहां पर जोधपुर पर नियंत्रण किया था। अकबर ने सेना भेजी है 1564 में ही, किसके कहने पर, राम के कहने पर। चंद्रसेन यहां से जोधपुर छोड़कर चंद्रसेन भाद्राजूण चला जाता है। कहां पर चला जाता है, भाद्राजूण चला जाता है। ये प्रश्न भी बढ़िया पूछा जाता है, जब जोधपुर पर नियंत्रण हो चुका है मुगल फौज का हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, तो चंद्रसेन कहां चला जाता है, ये भाद्राजूण चला जाता है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पर। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था? देखो मानसिंह का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। देखो अकबर मानसिंह को सबसे पहले देगा बंगाल, फिर इसको भेजेगा काबुल, और फिर इसको भेजेगा बिहार। देखो 1582, 1585, 1587, ये क्रम से है। ठीक है, अब सुनो, देखो काबुल भेजा है, यहां क्रम से नहीं लिख रहा है। बिहार बिल्कुल गवर्नर बनाया है, सूबेदार बनाया। बंगाल बिल्कुल बनाया। कहां का नहीं बनाया, गुजरात का नहीं बनाया। ठीक है जी, तो अपना जो सही उत्तर हुआ वो हुआ 1, 2 और 3। कहां है भाई, सी, 1, 2 और 3। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा साथियों, क्या होता है कि जब मानसिंह बिहार का गवर्नर होता है उस समय,
तो बिहार में ये क्या करता है, एक तो मानपुर बसाएगा और एक दुर्ग का निर्माण करवाएगा रोहतासगढ़। क्लियर साथियों? जब ये बिहार था, बिहार से आगे बढ़ेगा ये उड़ीसा, और उड़ीसा को 1592 में जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला देगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानसिंह की, मुगल साम्राज्य, क्योंकि इससे पहले अकबर उड़ीसा को नहीं जीत पा रहा था, उड़ीसा नहीं था, अकबर सीमित था कहां तक, बिहार तक। मानसिंह ने अपने दम पर जीता 1592 में उड़ीसा को। उड़ीसा में विद्रोह हो रहे थे, उड़ीसा में आपने जरूर सुना होगा पुरी, और पुरी में एक मंदिर था, आज भी मंदिर है जगन्नाथ जी का। इस स्थान को जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं, जगन्नाथपुरी। इस जगन्नाथपुरी पर नियंत्रण कर लिया था दो व्यक्तियों ने, नासिर खां और कतलू खां। उन्होंने यहां विद्रोह कर दिया था, उनको मार देगा मानसिंह जाकर। कब? 92 में नासिर खां और कतलू खां को मार देगा और पुरी पर और पूरे उड़ीसा पर अधिकार कर लेगा और अकबर को इसको दे देगा। ठीक है, यहां जो मानसिंह ने यहां राजा केदार का दमन किया था। ठीक है, ढाका में विद्रोह ये कर रहा था, और बंगाल के साथियों जसौर नामक स्थान से मानसिंह शिला माता की प्रतिमा को आमेर लाया था, जो कि ईष्ट और आराध्य देवी हैं कछवाओं की, और आमेर के जलेब चौक में माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है जी। काबुल में इसने मिर्जा विद्रोह का दमन किया था और 5 कबीलों पर अधिकार कर लिया था मानसिंह ने। और इस काबुल विजय के बाद आमेर का जो झंडा है वो पचरंगा हो गया था 5 कबीलों पर विजय करने के कारण। ये कबीले काबुल में जीते हैं किसने? मानसिंह ने। मानसिंह वीर सेना नायक था, मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। याद रखिए, अकबर ने मानसिंह को शुरुआत में तो 5000 की मनसबदारी दी थी, लेकिन 1605 में इस मनसबदारी को बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़िए। अच्छा साथियों, देखिए ये कंप्लीट प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।